हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। अब जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आज भी हम पूरी जर्नल एंट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना है और उसको अप्लाई करते जाना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ एक्स एंड वाई। तो दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई, उनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है। आफ्टर द वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या बात बोल दी है उन्होंने? ये बात बोल दी है, हमने जैसा कि कॉन्सेप्ट में समझा था कि क्या करते हैं, बैलेंस शीट में से क्या करते हैं, हम बनाएंगे एक बोरा, ठीक है, जिसमें सारे असेट्स को भरेंगे और उस बोरे में से असेट्स को कहाँ पे डाल देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो सारे असेट्स को हम मार कर बैलेंस शीट में से उठा के यहाँ पर लेकर आ गए, ठीक है, और सारी लाइबिलिटीज को उठाकर हम यहाँ पर लेकर आ गए। ये ऑलरेडी हम प्रोसेस कर चुके हैं। अब इसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो हमें उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब क्या होगा, असेट्स को बेचेंगे, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे, यही सारे हो रहे होंगे या खर्चे हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ जाओ कि आपको उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जितने भी असेट्स थे अदर देन कैश और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, उनको ऑलरेडी हम रियलाइजेशन अकाउंट में उनकी जगह पे ट्रांसफ़र कर चुके हैं। ठीक है, मतलब हमने बेसिकली अपनी बुक्स में से, बैलेंस शीट में से असेट्स और लाइबिलिटीज़ को मार दिया है और उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। चलो, अब असेट्स और लाइबिलिटीज़ को मार कर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ कुछ सिचुएशंस दी हैं। चलो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्या क्या जर्नल एंट्री होगी? सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? सेल ऑफ असेट्स ₹50,000। तो इन असेट्स को अब हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो वैसे अगर नॉर्मली बेचते तो क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ठीक है, पैसा आ रहा है 50,000 और असेट्स बेच रहे हो तो असेट्स को क्रेडिट करते। लेकिन बुक्स में असेट्स तो है ही नहीं, असेट्स तो मार के आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिए, इसलिए आप इस एंट्री को कहाँ से रूट करोगे? रियलाइजेशन से रूट करोगे। तो ये तो आपका सेम रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, लेकिन क्रेडिट क्या हो जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब जो भी असेट्स आप बेचोगे, जो भी लाइबिलिटीज आप पे ऑफ करोगे, जो भी खर्चे आप बुक करोगे, वो सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। क्लियर हो गई? फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई, बिल्कुल सिंपल थी। अब यहाँ पर दूसरा क्या बोला गया, देखो, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ₹10,000। तो अब हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मली करते इस जर्नल एंट्री को, ठीक है, तो क्या एंट्री करते? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन लाइबिलिटीज को मार के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो अब वो बुक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए हम क्या एंट्री कर देंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट, कितना? 10,000। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? बीइंग लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो, थर्ड सिचुएशन देखते हैं, क्या बोल रहा है? सी, अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो बेसिकली क्या हुआ था, हमने एक्स को कहा था कि एक्स, तुम्हें सारे असेट्स को बिकवाना है, अगर तुमने बिकवा दिया, बेच दिया, तो हम क्या करेंगे? आपको 5% का कमीशन देंगे। तो यहाँ पर आपके असेट्स बिक चुके हैं, ऑलरेडी बिकवा चुके हैं। कितने में बिकवाए? एक्स ने 50,000 में बिकवाए, तो 50,000 पे 5% के हिसाब से कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे एक्स का। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? लेकिन अब यहाँ पर आप एंट्री क्या करोगे? ध्यान से, फर्म कमीशन देगी एक्स को, इतना समझ में आ रहा है? तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा। तो खर्चा अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फर्म हमारी डिसॉल्व हो रही है, हम इसका निपटारा कर रहे हैं, तो हम नए एक्सपेंसेस के हेड्स नहीं खोलेंगे कि आप कमीशन अकाउंट डेबिट करो, नहीं, आपको जो भी खर्चा करना है आप रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करो। तो यहाँ पर हम खर्चा अकाउंट डेबिट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट।
ठीक है। तो आपको कोई भी खर्चे का नया नाम नहीं लेना है, आपको डायरेक्टली जो भी खर्चा करना है रियलाइजेशन अकाउंट से ही करोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है, खर्चा डेबिट कर दिया। अब आपको किसको देना है, आपको ये किसको देना है, कमीशन एक्स को देना है, ठीक है। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट, तो टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। और कितने अमाउंट से आप करोगे ये, तो 50,000 की सेल करवाई, ठीक है, 50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2500। तो 2500 रुपए का आप बेसिकली क्या कर रहे हो, कमीशन अलाउ कर रहे हो। तो बीइंग 5% कमीशन allowed to X on sale of assets. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। तो ये तीनों एंट्रीज क्लियर हो गई, ए, बी एंड सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। डिसोल्यूशन के प्रोसेस में बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, जनरलाइज टर्म में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल देते हैं, ठीक है। द फर्म हैड अग्रीड विद अमित टू रीइंबर्स हिम 10,000। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या बोला गया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए तो 15,000 के, लेकिन फर्म और अमित के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, कि उसको हम 10,000 देंगे, ठीक है, उसको रिएम्बर्स करेंगे 10,000। जो भी खर्चे होंगे अमित को फर्म 10,000 देगी, और उस 10,000 में से भी जो भी खर्चे करने अमित को करे। अब चाहे खर्चे हो रहे हैं 50,000 के, 1 लाख के, उससे फर्म को मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि फर्म ने अमित को 10,000 रुपये देने का प्रॉमिस किया, रिएम्बर्स करने का प्रॉमिस किया। अब उसके बाद खर्चा जितना भी हो उससे फर्म को मतलब नहीं है, लेकिन खर्चा यहाँ पर कितना हो रहा है, 15,000, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ये अमित को ही अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है, अमित ही मैनेज करेगा। तो इससे फर्म को कोई लेना देना नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, ध्यान से, फर्म को कितना देना है खर्चा, तो उससे हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो फर्म ने अमित को बोला है कि मैं आपको 10,000 दूंगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे पापा मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दी कि भाई 1,000 लो महीने के, अब तुम्हें इसमें से जो खर्चा करना है करो, पिज्ज़ा खाना है खाओ, पेट्रोल भरवाना है भरवाओ, रिचार्ज करना है करो, ठीक है, हमें मतलब नहीं है, वो तुम मैनेज करो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी अमित को फर्म ने बोला कि आपको 10,000 दे रहे हैं, उसमें से अब सारे खर्चे अब आप निपटाओ, अगर ज़्यादा होगा तो आप खुद देख लेना, अपनी जेब से भर देना, उससे हमें मतलब नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए हम कितना कर रहे हैं, डेबिट। फर्म कितना डेबिट करेगी, 10,000, क्योंकि उसको तो सिर्फ 10,000 ही देना है। और किसको देना है, अमित को देना है। तो टू अमित्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम लिख देंगे बीइंग रीइंबर्समेंट मेड टू अमित, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आई थिंक एक छोटी सी गलती है, वो क्या है, यहाँ पर देखो आपको ध्यान से, यहाँ पर एक्स एंड वाई बोला गया है, ठीक है, लेकिन नीचे नाम दूसरे दिए हुए हैं पार्टनर्स के, ठीक है, अमित है और शायद एक और है यहाँ पर कृष्णन, ठीक है, कृष्ण। तो यहाँ पर इसको एक्स एंड वाई हटा के यहाँ पर लिख लो अमित एंड कृष्ण, ठीक है। तो दो पार्टनर्स अमित एंड कृष्ण हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका डी पार्ट, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, रीइंबर्समेंट खर्चों के लिए 10,000 रुपये अमित को दे रही है, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए भले ही 15,000 के खर्चे हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फर्म के लिए 10,000 ही खर्चा बुक होगा, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू किसको देना है, अमित को देना है, तो टू अमित्स कैपिटल अकाउंट। चलो नेक्स्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ₹10,000। तो एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड 10,000 था, ठीक है। अब जो फर्म क्योंकि बंद हो रही है तो उसको ये पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है ये बुक्स में अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सारे एसेट्स लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में मार चुके हैं। तो इसीलिए पेमेंट होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा,
10,000। तो यहां पर लिख लेंगे बीइंग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एफ। तो यहां पर एफ सिचुएशन क्या होगी? जेड अ डेटर हुज अकाउंट ऑफ ₹6,000 वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स अर्लियर। तो जेड एक डेटर था जिसका हमने मान लिया था कि भाई अब ये 6,000 रुपये जिंदगी में नहीं आने वाले, हमने उसको बैड डेट्स अपनी बुक्स में मान चुका था। ठीक है, अर्लियर पहले पिछले कुछ सालों में हमने उसको बैड डेट्स मान लिया था और अपनी बुक्स में से इसको खत्म कर दिया था। पेड 60% ऑफ द अमाउंट, उसने 60%, लेकिन भगवान की कृपा से उसने 60% जो है वो हमें पैसा दे दिया जो हमने सोचा नहीं था। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा तो आ रहा है, जेड से पैसा तो आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही होती तो क्रेडिट क्या करते? जिस चीज़ को आप बैड डेट्स मान चुके हो, ठीक है, लॉस मान चुके हो, अगर उससे अगेंस्ट आपको पैसा आ जाता है तो उसको आप क्या मानते हो? इनकम। तो इसलिए हम क्या करते थे? क्रेडिट, बैड डेट्स रिकवर्ड। याद आ रहा है? हम बेसिक 11th क्लास में जर्नल एंट्री सीख चुके हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड करते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ना ही कोई नया एक्सपेंस अकाउंट खोलोगे, ना ही कोई नया इनकम अकाउंट खोलोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्म डिसॉल्व हो रही है, इसलिए सारे खर्चे और सारी इनकम आपको कहाँ से रूट करनी है? रियलाइजेशन अकाउंट से रूट करनी है। तो क्लियरली अब आप बता सकते हो जल्दी से, यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी? पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और जिस चीज़ को बैड डेट्स मानी थी, ठीक है, अब वो रिकवर हो रही है, बैड डेट्स रिकवरी हो रही है, तो उसको हम क्रेडिट इनकम की तरह करना चाहते हैं, लेकिन नाम नहीं खोलेंगे नया, तो इसलिए उसको हम क्रेडिट किसको कर देंगे? यहाँ पर अपने प्यारे से रियलाइजेशन अकाउंट को। आ रहा है समझ में? तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 6,000 रुपये का डेटर था, उसमें से 60% आपको मिल गया, तो 6,000 का 60% कितना हो जाएगा? ये आपका 3,600। तो 3,600 रुपीज़ आपको मिल गया। तो यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। समझ में आ रहा है? तो जिस तरह से इस चीज़ की आप बिल्कुल दिमाग में एक गांठ बांध लो कि जब भी डिसोल्यूशन होगा तो नया खर्चों का हेड नहीं खुलेगा, नया इनकम का हेड नहीं खुलेगा। ठीक है, चलो तो एफ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। इन्वेस्टमेंट्स, बुक वैल्यू 10,000 है लेकिन रियलाइजेशन हो रहा है 150% पे। ठीक है, मतलब 10,000 की वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट्स को बेचा जा रहा है और 150% रियलाइज हो रहा है। तो 10,000 का 150% कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। मतलब 10,000 की वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट को 15,000 में रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट्स को क्योंकि असेट था, हम ऑलरेडी मार चुके होंगे बैलेंस शीट में, जैसा कि हमें बताया गया है। ठीक है, तो अब पैसा मिलेगा तो पहली बात क्या होगा? बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा मिलेगा आपको? 15,000 मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स के बदले। तो नॉर्मल अगर सिनेरियो होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स करते, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को तो आपने बुक्स में से मार चुका है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में। इसीलिए इसको हम रूट कहाँ से करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट से ही रूट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप असेट को बेच रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड। ठीक है, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा दिया हुआ है आपको एडजस्टमेंट? देखो एच, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगेन 10,000 के थे। फर्म हैड अग्रीड विथ कृष्ण अ पार्टनर टू रीइम्बर्स हिम अप टू 7,500। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही वाला सिनेरियो हो गया। यहाँ पर 15,000 का खर्चा हुआ था रियलाइजेशन का, लेकिन फर्म ने अमित जो पार्टनर था उससे सिर्फ बोला था कि तुम्हें 10,000 का हम रीइंबर्समेंट देंगे। तो यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है। यहाँ पर क्या डील हुई थी? कृष्ण जो पार्टनर था उसको बोला गया था फर्म ने कि 7,500 रुपीज़ हम देंगे, अब जो खर्चे होंगे वो तुम निपटना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर 7,500 फर्म के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा, जो उसको किसको देना है? कृष्ण को देना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? खर्चा अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7,500,
क्योंकि फर्म ने तो वादा किया है सिर्फ 7500 देने का, तो फर्म के लिए तो खर्चा 7500 ही होगा। और किसको देने वाली है? कृष्ण को, तो टू कृष्णस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 7500। ठीक है, बीइंग रीइंबर्समेंट मेड टू कृष्ण। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो अब भले ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 हो, 15,000 हो, 1 लाख हो, उससे अब फर्म को मतलब नहीं है, वो अब कृष्ण की जवाबदारी है, कृष्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्म को जितना देना था फर्म उतना दे चुकी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण कैपिटल अकाउंट 7500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। देखो यहाँ पर आपको हिंट्स में दिया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 7500 ओनली। ठीक है, तो बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक बार जर्नल एंट्रीज रिव्यू कर लो जो हमने डिस्कस की है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ P and Q आफ्टर द वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो सेम वही बात बोली जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बोली, क्या कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली फर्म अपनी बैलेंस शीट में से सारे असेट्स का बोरा बना के उठाकर मार चुकी है, कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सारे असेट्स को मारकर ट्रांसफर कर चुका है असेट्स में, रियलाइजेशन अकाउंट में, और सारी लाइबिलिटीज को भी बैलेंस शीट में से उठाकर मारकर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है। आ रहा है समझ में? अब क्या करना है, असेट्स और लाइबिलिटीज को ले तो आए, अब असेट्स को पे ऑफ, असेट्स को बेचना होगा, ठीक है, और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज करते जाएंगे। अब इन सारी एंट्रीज के बाद जो एंट्रीज हमें दी हुई हैं वो हमें पास करनी पड़ेंगी। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं जर्नल एंट्री। तो असेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में मारने के बाद क्या किया गया? देखो बैंक लोन ₹12,000 वॉज पेड। तो 12,000 रुपए का बैंक लोन था जो पे किया गया। तो बैंक लोन लाइबिलिटीज में आ रहा होगा, ठीक है, बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में मार चुके हैं ऑलरेडी। तो पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा, ठीक है, पैसा जा रहा है आपके पास से। लेकिन डेबिट क्या होगा? नॉर्मल केसेस में बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते या टू कैश कर देते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में उसको मार चुके हो तो अब बैंक लोन तो है नहीं, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट को ही क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? 12,000 बीइंग बैंक लोन पेड। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। नेक्स्ट, स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू। अब अगर ये डिसोल्यूशन का केस नहीं होता तो यहाँ पर आप क्या एंट्री करते? क्यू है एक पार्टनर जो स्टॉक टेक ओवर कर रहा है, तो असेट जा रहा है तो आप क्रेडिट क्या करते? स्टॉक को करते, ठीक है, और डेबिट क्या करते? क्योंकि पार्टनर क्यू से अब वो पैसा लेना है, तो इसलिए उससे हमें पैसा लेना है, तो इसलिए हम क्यूज कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और नॉर्मल केसेस में स्टॉक को क्रेडिट करते थे, बट अब क्योंकि आप स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे असेट्स कुल सारे असेट्स को लेकर आ चुके हो रियलाइजेशन अकाउंट में मार कर, ठीक है, तो स्टॉक आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए अब आप उसकी जगह किसका नाम लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट का नाम लिखोगे। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना हो जाएगा? 16,000। तो यहां पर हम लिख लेंगे बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय क्यू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर ₹4,000। अब क्या हो रहा है? यहां पर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 4,000 का था,
जो फर्म को पे करना था, लेकिन उसके बिहाफ पे किसने पे कर दिया, पार्टनर पी ने कर दिया। तो नॉर्मल केस में आप क्या एंट्री करते, क्रेडिटर को पे कर रहे हो तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करते, एंड पार्टनर पी पे कर रहा है तो टू पीस कैपिटल अकाउंट करते, क्योंकि अब फर्म को उसको पी को वापस पैसा लौटाना पड़ेगा क्योंकि उसने फर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया। बट यहाँ पर क्योंकि क्रेडिटर तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, उसको मार के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे उसकी क्रेडिटर की जगह। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। और कौन पे कर रहा है, पी पे कर रहा है, तो पीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्म को पी को वो 4,000 लौटाने पड़ेंगे जो पी ने फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर दिया, इसलिए पी का कैपिटल अकाउंट उतना अमाउंट से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो यहां पर हम लिख लेते हैं बीइंग क्रेडिटर पेड बाय पी। क्लियर हो गया? तो ये तीनों सिचुएशंस क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट, एन असेट नॉट अपियरिंग इन द बुक्स। एक असेट था जो बुक्स में अपियर नहीं हो रहा था, मतलब क्या था, अनरिकॉर्डेड था। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड असेट है जिसको बेचकर कितना पैसा आया, 1200 आया। ठीक है, तो अब हम रिकॉर्ड करने फिर से बैठेंगे नहीं उस असेट को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम सारे असेट्स लाइबिलिटीज को मार रहे हैं चुन चुनकर। ठीक है, तो यहाँ पर नए असेट को रिकॉर्ड करने का तो कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली क्या एंट्री हो जाएगी, देखो ध्यान से, अनरिकॉर्डेड असेट को बेचने के कारण पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और इसको भी हम रूट कहाँ से करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना 1200 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, 1200 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी पार्ट। यहां तक क्लियर हो गया? चलो ई, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹2000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू। तो फर्म के 2000 रुपए के खर्चे हुए, ठीक है, जिसको किसने पे कर दिया, क्यू ने कर दिया। तो क्लियरली यहाँ पर खर्चा तो फर्म का था, तो उसको डेबिट करना चाहिए था अपना रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट, खर्चा अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2000 रुपए। अब अगर फर्म खुद पे कर रही होती तो यहाँ पर टू बैंक लिखते, लेकिन फर्म के बिहाफ पर किसने पे कर दिया, क्यू ने, तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 2000। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय क्यू। अब ये 2000 रुपए जो क्यू ने फर्म के बिहाफ पे पे किया है, फर्म को उसको लौटाना पड़ेगा, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय क्यू। समझ में आ रहा है? तो क्यों हम क्या चीज डेबिट कर रहे हैं और क्यों क्या चीज क्रेडिट कर रहे हैं, ये आपको पूरा लॉजिक पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, लास्ट है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ₹36,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन द रेशियो 5:4। देखो, तो यहाँ पर इवेंचुअली क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है रियलाइजेशन पर। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन करने पर असेट्स और लाइबिलिटीज की, उसके बाद उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर लॉस होता तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों पार्टनर्स को मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको मारने के लिए डेबिट करेंगे 36,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल जैसे गेन ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आप ट्रांसफर करते थे, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर रियलाइजेशन का भी रहेगा, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 के रेशियो में इन दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 36,000 इंटू 5/9 किसको मिलेगा, पी को। 36,000 इंटू 4/9 किसको मिलेगा, क्यू को। तो ये हो जाएगा 20,000 मिलेगा पी को एंड 16,000 मिलेगा क्यू को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन
डिस्ट्रीब्यूटेड amongst partners in the ratio 5:4। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ध्यान से देख लो, किसी भी एंट्री में कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत एंड जगजीत वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स थे, मंजीत, सुजीत एंड जगजीत, और उनकी फर्म डिसॉल्व हो रही थी 31 मार्च को। इट वॉज अग्रीड दैट सुजीत विल टेक केयर ऑफ द डिसोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड विल गेट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स रियलाइज्ड। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोला गया है कि जो भी डिसोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, जो भी डिसोल्यूशन एक्टिविटीज कैरी ऑन करनी पड़ेगी, कैरी आउट करनी पड़ेगी, वो कौन करेगा? सुजीत करेगा। सुजीत को ये जिम्मेदारी दे दी गई और कहा कि जो भी वैल्यू ऑफ असेट्स रियलाइज होगा सुजीत, उसका 10% हम तुमको कमीशन दे देंगे। आ रहा है समझ में? इतना क्लियर हो गया? सुजीत अग्रीड टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और सुजीत ने बोला कि ठीक है, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे वो मैं बेयर करूंगा। समझ में आ रहा है? तो फर्म को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर नहीं करने हैं, सुजीत बेयर करेगा। असेट्स रियलाइज्ड 10,0750। ठीक है, तो असेट्स रियलाइज हुए 10,0750 रुपए के, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए टोटल? 90,000 के, विच वर पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश। ध्यान से देखो, 90,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने बोला था कि सुजीत बेयर करेगा, लेकिन अभी उसको फर्म के कैश से पे किया गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो आपको सोचना है। चलो, देन नेक्स्ट 4,50,000 वर पेड टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ दर क्लेम। 4.5 लाख रुपए जो है वो क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया इन फुल सेटलमेंट ऑफ दर क्लेम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी यहाँ पर जो आपने असेट्स बेचकर पैसा रियलाइज किया। असेट्स बेचा, कितना पैसा मिला? 10,0750। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 10,0750 से। ठीक है, और नॉर्मली आप असेट्स को क्रेडिट करते हैं अगर असेट्स बेच रहे हो, लेकिन यहाँ पे असेट्स को मारकर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है, इसलिए इसको हम एंट्री को रूट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से ही। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,0750। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। अब असेट्स तो रियलाइज हो गए। एज प्रोमिस्ड, सुजीत को हमने प्रॉमिस किया था कि जितने भी वैल्यू के एसेट रियलाइज होंगे तुमको हम 10% कमीशन देंगे। ठीक है, तो इसका 10% सुजीत को देना पड़ेगा। तो जो खर्चा देना पड़ेगा फर्म को, तो खर्चा अकाउंट डेबिट की जगह यहाँ पर रियलाइजेशन को अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और किसको देना है? सुजीत को देना है, तो टू सुजीत्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा देखो, 10,0750 का 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 1,0750। तो 1,0750 का अमाउंट ड्यू हो जाएगा जो सुजीत को देना बनता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू सुजीत। ठीक है, ये इसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुजीत कैपिटल अकाउंट, एंट्री समझ में आ गई ये वाली? ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा 1,00,075। ठीक है, तो 10,0750 का 10% आपका हो जाएगा 1,00,075 रुपीज़। इतना समझ में आ गया? तो दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई। चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो असेट्स बिक गए, सुजीत को उसका 10% जो हमने प्रॉमिस किया था कि आपको कमीशन दे देंगे वो भी दे दिया। अब यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए 90,000 के। ठीक है, जो कि फर्म के कैश से पे किए गए, लेकिन
प्रॉमिस किसने किया था? सुजीत ने प्रॉमिस किया था कि वो बियर करेगा, तो क्लियरली पैसा तो फर्म का गया, तो क्रेडिट तो टू बैंक अकाउंट होगा, लेकिन डेबिट हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्म का खर्चा नहीं है, इसलिए फर्म रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेगी। तो फर्म को पैसा लेना होगा सुजीत से, क्योंकि ये तो सुजीत की जिम्मेदारी थी जो फर्म ने पे कर दी, तो सुजीत कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और फर्म ने पेमेंट कितना कर दिया? टू बैंक अकाउंट 90,000। तो यहां पर हम लिख देंगे बीइंग रियलाइजेशन expenses paid by firm that were to be borne by सुजीत। तो जो सुजीत को खर्चा बेयर करना था वो अभी फर्म ने पे कर दिया है, तो सुजीत के कैपिटल अकाउंट से उस अमाउंट की रिकवरी कर ली जाएगी, इसलिए सुजीत का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बोला गया है? 4,50,000 वर पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो यहाँ पर 4,50,000 जो है वो फुल सेटलमेंट में पे कर दिया गया। तो यहाँ पर आ जाते हैं, लिख लेते हैं डी। अब नॉर्मली अगर कर रहे होते तो क्या एंट्री करते? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन क्योंकि क्रेडिटर्स मर के रियलाइजेशन अकाउंट में आ चुके हैं तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? 4,50,000। तो यहां पर लिख लेते हैं बीइंग क्रेडिटर्स पेड इन फुल सेटलमेंट। ठीक है। तो ये चारों एंट्रीज क्लियर हैं बिल्कुल। बस क्वेश्चन नंबर 9 में चारों एंट्रीज थी। पहली एंट्री कौन सी हो गई आपकी? सबसे पहली एंट्री हो गई असेट्स को रियलाइज करने की एंट्री। फिर नेक्स्ट एंट्री असेट्स में से हमने 10% प्रॉमिस किया था जो भी रियलाइज होगा सुजीत को देंगे, तो वो कमीशन को ड्यू करने की एंट्री, अमाउंट ड्यू करने की एंट्री। देन नेक्स्ट जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सुजीत को बेयर करने थे वो अभी फर्म ने पे कर दिया, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, उससे हमें रिकवर करना होगा 90,000। ठीक है, उसकी एंट्री। एंड देन लास्ट जो क्रेडिटर्स को पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट, उसकी एंट्री। समझ में आ गया? तो बस इतना सा था आपका क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 10 पर। सिमर, राजा एंड रीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019। अब इनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ असेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर सारे असेट्स को मार कर हम ले जा चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और सारी लाइबिलिटीज़ को मार कर ले जा चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इसके बाद जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड आपको एंट्रीज यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं जर्नल। अब एक एक करके एक एक केस देखते जाते हैं और उसकी जर्नल एंट्री पास करते जाते हैं। चलो, तो सबसे पहले पार्ट ए क्या बोला गया है? अ डेटर whose debt of rupees 90,000 had been written off as bad paid 88,000 in full settlement। तो एक डेटर था जिससे 90,000 लेना बनता था, लेकिन फिर हमने उम्मीद छोड़ दी कि अब ये हमें पैसा देगा। ठीक है, उसने इतनी डिफ़ॉल्ट की और हमने क्या किया, उसको एज बैड डेट अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया उसका अकाउंट। ठीक है, लेकिन लकीली उसने हमें 88,000 रुपीज़ दे दिया इन फुल सेटलमेंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बैड डेट्स रिकवर हो रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा मिल रहा है आपको? 88,000। तो आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अब नॉर्मल केसेस में क्रेडिट क्या करते? बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट करते, क्योंकि इनकम हो रही है आपकी, आपने जिस चीज़ को लॉस मान लिया था उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि हम हर एक्सपेंस और हर इनकम को रियलाइजेशन अकाउंट से रूट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट क्या कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब बैड डेट्स रिकवर्ड की जगह रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग
बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर हो गया इतना? ये हो गया आपका ए पार्ट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। क्रेडिटर्स टू हुम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड एक्सेप्टेड स्टॉक एट 71,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड टू देम बाय अ चेक। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, 1,21,000 हमें क्रेडिटर्स को पैसा चुकाना था, उधारी चुकानी थी, लेकिन उन्होंने 71,000 का स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला ठीक है, काम करो, आप 71,000 का स्टॉक हमको दे दो। ठीक है, तो 1,21,000 की उधारी में से उन्होंने 71,000 का स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया। अब जो बची हुई उधारी थी, दैट इज कितनी, 50,000 की उधारी जो बची हुई थी, उन्होंने बोला कि आप बाय चेक दे दो, मतलब हम बैंक अकाउंट से देंगे। अब यहां पर ध्यान से अगेन आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्या मैंने आपको क्या बताया था, जब भी असेट को और लायबिलिटी को आपस में एडजस्ट किया जाता है, जब भी कोई लायबिलिटी टेक ओवर कर रही है असेट को, ठीक है, बिकॉज सेटलमेंट करना है, तो जब भी एडजस्टमेंट होगा असेट और लायबिलिटी का आपस में, तब कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 50,000 का जो पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल एंट्री क्या हो जाती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट क्योंकि क्रेडिटर्स को हम मार चुके हैं रियलाइजेशन में, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, जो आपने 50,000 पे किया है उसकी आप एंट्री करोगे, लेकिन जो असेट आपने दिया है लायबिलिटी के बदले, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। ठीक है, तो यहां तक कहानी क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹18,000। तो देखो राजा कौन है, राजा पार्टनर है, तो बेसिकली पार्टनर का लोन था। ठीक है, यहां पर हम इस चीज को समझना होगा, तो इसलिए मैं एक रियलाइजेशन अकाउंट छोटा सा बना रही हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट में हम यहाँ पर भी क्या कर चुके हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ले जाके मार चुके हैं। ठीक है, और सारे एसेट्स को मार चुके हैं एक्सेप्ट कैश। तो बैलेंस शीट में से आप जितने भी एसेट्स बेच सकते थे उनको उठाया और रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया, और जितनी भी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना था उनको उठाया। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, हमेशा आउटसाइड लायबिलिटीज को यहाँ पर उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इतना समझ में आया? लेकिन क्या पार्टनर का लोन, जो पार्टनर ने लोन दिया है, वो आउटसाइड लायबिलिटी है? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टनर तो हमारे घर का आदमी है। ठीक है, फर्म का पार्टनर है, तो ये आउटसाइड लायबिलिटी में नहीं आता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अभी भी आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में मार के ट्रांसफर नहीं किया गया है। इतना समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ पर इसीलिए आप जब राजा का लोन पे करोगे, तो यहाँ पर आप नॉर्मली कोई दूसरा लोन होता, एक्सटर्नल बैंक लोन होता या कोई थर्ड पार्टी का लोन होता, ठीक है, जो पार्टनर नहीं होता, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते। लेकिन क्योंकि ये पार्टनर का लोन है, इसीलिए आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में वो आइटम अभी भी दिख रहा होगा, उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आप क्या एंट्री करोगे, जो आप नॉर्मल एंट्री करते, तो राजाज लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन था? 18,000 का लोन था। ठीक है, उसको आप पे ऑफ कर रहे हो टू बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा अगेन एक ट्विस्ट है। क्या बोला गया है कि 18,000 का लोन था, लेकिन उसको 17,000 में ही हमने पे करके फुली सेटल कर दिया। तो यहाँ पर राजा बड़ा ही भला आदमी निकला, उसने बोला कि कोई बात नहीं, तुम 17,000 ही पे कर दो। तो बैंक से तो 17,000 गए, लेकिन राजा को पे ऑफ तो करना था 18,000, उसका पूरा बैलेंस शीट में से लोन अकाउंट हमें खत्म करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 18,000 की लायबिलिटी के बदले आपको सिर्फ 17,000 देना पड़ा, तो 1,000 का क्या हो गया? 1,000 का फायदा हो गया। तो इस फायदे को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इस इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करोगे? यहाँ पर सारे खर्च और इनकम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रूट हो रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट कर दोगे। समझ में आया? तो इस एंट्री को स्टार मार्क कर लो। ठीक है,
चाहो तो इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर सकते हो, इसमें कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करो, हमारी बैलेंस शीट में जो भी असेट्स जो बिक सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कैश को छोड़ देते हैं क्योंकि कैश को आप बेच नहीं सकते, लेकिन जिन भी असेट्स को बेचा जा सकता है मार्केट में, उनको आप उठाते हो और मार के रियलाइजेशन अकाउंट में ले आते हो। सिमिलरली जो लाइबिलिटीज़ हैं जिनको आपको पे ऑफ करना है, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, ठीक है, उनको आप उठाते हो और यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में मार के ले आते हो। लेकिन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप वहीं छोड़ देते हो। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप वहीं पे छोड़ देते हो। सिमिलरली पार्टनर का लोन अकाउंट भी आप वहीं छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपका बेसिकली आउटसाइड या एक्सटर्नल लाइबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आता है। इतना क्लियर हुआ? इसीलिए जब आप राजा को लोन पे करोगे तो राजा को आप जो लोन पे करोगे, इसलिए आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे क्योंकि उसको आपने मार के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, उसको आपने बैलेंस शीट से पे किया। तो बैलेंस शीट वाले आइटम को आप क्या करोगे, इसका क्रेडिट बैलेंस था, मारने के लिए क्या करोगे, डेबिट। इसलिए राजाज लोन अकाउंट को आपने क्या किया, यहाँ पर डेबिट किया 18,000 से, ठीक है, पूरा लोन अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, खत्म कर रहे हो आप। उसमें से उसको आपने 17,000 ही पे किया 18,000 के बदले फुली सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो 17,000 टू बैंक अकाउंट हो गया, और जो 1,000 आपने कम पे किया, आपको फायदा हुआ, फर्म को फायदा हुआ, तो फर्म अपने फायदे को और नुकसान को कहाँ रिकॉर्ड कर रही है अभी, डिसोल्यूशन के केस में, रियलाइजेशन में। इसलिए आप टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 को क्रेडिट कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग राजाज लोन फुली सेटल्ड, ठीक है। तो राजा का लोन हम पूरा सेटलमेंट कर रहे हैं, कंप्लीट। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट था, यहाँ पर नई चीज़ थी जो आपको एक नई कॉन्सेप्ट, आपको नई क्लैरिटी मिली है इस कॉन्सेप्ट के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। डी, इन्वेस्टमेंट्स वर 53,000। अब टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो थी, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो थी 53,000 की। अब क्या बोल रहे हैं, उसमें से 43,000 जो है दैट वाज टेकन ओवर बाय सिमर। तो इसमें से 43,000 की जो वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट्स है वो किसने ले ली, सिमर ने ले ली एट 52,000। तो उसने 43,000 की इन्वेस्टमेंट्स को 52,000 में खरीदा। समझ में आ रहा है? एंड द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 12,000। और बची हुई इन्वेस्टमेंट, तो 53 में से 43,000 की वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट सिमर को दे दी, ठीक है। कितने में दे दी, 52,000 में। बची कितनी, 10,000 की। तो 10,000 की हमने मार्केट में बेच दी 12,000 में। समझ में आ गया इतना? अब इसकी एंट्री आप क्या करोगे, ध्यान से। तो इन्वेस्टमेंट्स असेट है, इसको आप मार के ले जा चुके हो रियलाइजेशन अकाउंट में, इतना आप ध्यान रखना। अब बिल्कुल ध्यान से, तो यहां पर देखो जरा क्या होगा। तो यहां पर आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, डी, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर, आपको सिमर से कितना लेना है। सिमर आपकी पार्टनर है, ठीक है। तो सिमर से अब कितना लेना बनता है, उतने अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। तो सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना लेना है उसको, उससे 52,000 लेना है। 43,000 की वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट्स बेची है और वो उसके बदले में हमें 52,000 देने वाली है। तो सिमर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे 52,000। फिर बची हुई इन्वेस्टमेंट आपने बैंक में, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा क्योंकि आपने मार्केट में बेची, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया, 12,000 की बेची तो 12,000 आ जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या करते, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जिंदा होती तो आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते, बट उसको आप मार चुके हो रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हम क्या कर देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा टोटल, 64,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग पार्ट इन्वेस्टमेंट्स, या बीइंग इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड भी लिख सकते हो, बीइंग पार्ट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय सिमर and remaining sold off.
ठीक है। तो कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स का सिमर ने टेक ओवर कर लिया और कुछ हिस्से को, रिमेनिंग हिस्से को हमने बेच दिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये भी अच्छा था, इसमें भी आपको थोड़ा डिफरेंट चीज़ें समझ में आई। ठीक है, ये आपने कंबाइंड एंट्री पास कर दी बेसिकली। ठीक है, तो 53,000 की इन्वेस्टमेंट में से 43,000 की इन्वेस्टमेंट सिमर ने ली, कितने में ली? 52,000 से। तो सिमर का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे कितने अमाउंट से? जितना अमाउंट उससे लेना है, 52,000। 12,000 की ये वाली इन्वेस्टमेंट बिक गई, बची हुई, तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 12,000। ठीक है, एंड क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अब आपकी जिंदा नहीं है तो क्रेडिट किसको करोगे यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट को। समझ में आ गया? चलो, डी पार्ट भी हो गया। ई पार्ट, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 19,000 एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म। तो बहुत सिंपल है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं फर्म को, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और फर्म ने उसको पे भी कर दिया, तो खर्चे को डेबिट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 19,000, और पैसा जा रहा है फर्म का तो टू बैंक अकाउंट 19,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए फर्म ने अपने, सिंपल था ये वाला। एफ, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 30,000। अब उन्होंने क्या बोला कि डिसोल्यूशन पर, दैट इज रियलाइजेशन करने पर पूरा प्रॉफिट हुआ कितना? 30,000 का। तो यहाँ पर अगेन जैसे आप बिल्कुल रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर करते थे उसी तरह से यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को आप क्रेडिट करोगे, उनको मिलेगा प्रॉफिट। सिमर, राजा एंड रीता को किस रेशियो में? उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:2:1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना प्रॉफिट हुआ? 30,000। ठीक है, तो टू सिमर्स कैपिटल अकाउंट, टू राजास कैपिटल अकाउंट, टू रीतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2:2:1 का रेशियो है, तो 30,000 का 2/5 कितना हो जाएगा? सिमर को मिल जाएगा 12,000, 2/5 12,000 किसको मिल जाएगा? राजा को, एंड 1/5 किसको मिल जाएगा? 6,000 रीता को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो, तो बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो अच्छा 1 स्टार दे सकते हो। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें 1-2 एडजस्टमेंट्स थोड़े अलग है। इसको अगर आप एग्जाम्स के पहले देख लोगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जर्नल एंट्रीज देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 11। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, सारे अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको वापस से असेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को मार रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो जो भी पैसा मिलेगा, जो पैसा पे ऑफ करना होगा, सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रूट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं सबसे पहले जर्नल, और एक एक करके सारे केसेस देखते जाएंगे। सबसे पहले केस नंबर ए, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली इन द बुक्स। तो एक बहुत पुराना फर्नीचर था जो अपनी बुक्स में हम पूरी तरह से राइट ऑफ कर चुके थे, खत्म कर चुके थे, तो बुक्स में आपको फर्नीचर नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिस वॉज सोल्ड फॉर 3,000। तो बेसिकली एक समझ लो वो रद्दी में पड़ा हुआ था आपका फर्नीचर। ठीक है, जो आपने 3,000 में बेच दिया। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना नहीं है, जो भी पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 3,000 से, और क्रेडिट क्या करोगे?
क्रेडिट यहाँ पर आपको कुछ नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट ही करना है। तो सारी एंट्रीज आपको रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रूट करनी होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग फर्नीचर रिटन ऑफ इन बुक्स सोल्ड ऑफ। ठीक है, तो जो हमारा फर्नीचर ऐसी रद्दी में स्टोर रूम में पड़ा हुआ था उसको हमने बेच दिया। आ रहा है समझ में? तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। चलो बी पार्ट, आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 1000 वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। तो एक ओल्ड कस्टमर था आशीष, ठीक है, जिससे 1000 रुपये लेना था फर्म को, लेकिन वो नहीं दे रहा था बहुत टाइम से, तो उसको हमने बैड डेट्स मान लिया प्रीवियस ईयर में, पूरा उसका अकाउंट खत्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया और पूरा 1000 नुकसान हमने डेबिट कर दिया बैड डेट्स की तरह। अब वो 60% ऑफ द अमाउंट दे रहा है हमें, ठीक है, उसने 60% ऑफ द अमाउंट दे दिया, मतलब 1000 का 60% दे दिया उसने, मतलब 600 रुपये दे दिया। तो फर्म को यहाँ पर कितना मिला? बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, पैसा मिल रहा है, कितना मिला? 600 रुपये। और नॉर्मल केसेस में बैड डेट्स रिकवर्ड लिखते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हम कुछ भी नया हेड इनकम या एक्सपेंस का नहीं खोलेंगे, इसलिए हर चीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट से ही रूट करेंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 600, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट, पारस अग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो फर्म की गुडविल थी जो अभी उसकी बुक्स ऑफ फर्म में, मतलब उसकी बैलेंस शीट में वो गुडविल नहीं दिखाई दे रही है। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली अनरिकॉर्डेड असेट की तरह ट्रीट करोगे इसको। अब किसने अग्री किया? पारस ने अग्री किया कि वो उसको टेक ओवर करेगा, किस वैल्यू पे? 30,000। तो क्लियरली यहाँ पर क्या करोगे? पारस से 30,000 लेना है, तो पारस के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना? 30,000। और क्रेडिट क्या करोगे? सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रूट होंगी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कोई भी आप नया असेट रिकॉर्ड नहीं करोगे अब बुक्स में, तो बीइंग गुडविल टेकन ओवर बाय पारस। क्लियर हो गया इतना? तो ये हो गया आपका सी पार्ट, ठीक है। आते हैं डी पार्ट पे। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स। एक बहुत ही पुराना टाइपराइटर था, उसको हमने बुक्स में कम्प्लीटली राइट ऑफ कर चुका है, ठीक है, तो वो हमारे अगेन रद्दी में पड़ा हुआ है। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400। तो अब क्या सोचा कि चलो इसको बेच कर ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो हमें एस्टिमेटेड था कि इसका 400 रुपये तो हमें मिल जाएगा। लेकिन प्रिया जो एक पार्टनर है उसने बोला कि ठीक है, एक काम करो, मैं ही उसको ले लेती हूँ एट प्राइस लेस 25%, ठीक है। तो 400 में से 400 माइनस 400 का 25% आप कर दो, कितना हो जाएगा? 400 का 25% होता है 100। तो यहाँ पर प्रिया बेसिकली 300 रुपये में लेने को तैयार हो गई, ठीक है। तो क्लियरली आपको क्या एंट्री करनी होगी? प्रिया से 300 रुपये लेना है, उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। तो प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट क्या कर देंगे? अगेन सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट से ही रूट होगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 300। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग ओल्ड टाइपराइटर रिटन ऑफ इन बुक्स टेकन ओवर बाय प्रिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 रुपीज, ठीक है। लास्ट, देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड अक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000, ठीक है। तो 100 शेयर्स अक्वायर किए स्टार लिमिटेड के, ठीक है। तो बेसिकली क्या था? एक कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट्स था,
हमारी फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स था 2000 रुपये का, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स। अब इसको हम बुक्स में से कम्प्लीटली राइट ऑफ कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। दीज शेयर्स आर वैल्यूड एट ₹6 ईच। अब इन शेयर्स की वैल्यू हो गई है कितनी, 6 रुपये पर शेयर। तो 100 शेयर्स खरीदे थे, तो 100 शेयर्स इंटू 6 रुपये पर शेयर, टोटल अब कितनी वैल्यू है, 600 रुपये है। ठीक है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट्स है हमारी बुक्स में नहीं दिखाई दे रही है, कंप्लीटली राइट ऑफ कर चुके हैं। अब इस अमाउंट को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो यहाँ पे पारस और प्रिया का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कुछ भी नहीं दिया, तो इक्वल मान लेंगे 1:1। ठीक है, तो हमें इस 600 रुपये को के जो इन्वेस्टमेंट्स थे उनको दोनों पार्टनर्स में डिवाइड, तो पार्टनर्स जो हैं दोनों वो ये 600 रुपये के इन्वेस्टमेंट्स फर्म से टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, भले ही अब वो फर्म की बुक्स में नहीं दिख रही है, इन्वेस्टमेंट्स राइट ऑफ कर चुके हैं, लेकिन अब फर्म बेसिकली इन पार्टनर्स को डिवाइड करके ये इन्वेस्टमेंट्स दे रही है इक्वली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि उनसे ये पैसा लेंगे इन्वेस्टमेंट्स जो दे रहे हैं उसके बदले। तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रिया को भी दे रहे हैं तो प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज सब मर चुके हैं तो हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो टोटल जो आपकी 600 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स थी, वो 600 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स ये दोनों पार्टनर इक्वली टेक ओवर कर रहे हैं, इनको हम बेच रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, 300 डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्ट करेंगे, इसलिए इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न ऑफ divided amongst partners in their profit sharing ratio। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर इसको ये मत समझ लेना कि अच्छा यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो अच्छा पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर कर रहे हैं, असेट है ना, तो दोनों पार्टनर को क्या हो रहा है, दोनों पार्टनर वो असेट ले रहे हैं, तो वो जो अमाउंट जितने अमाउंट का असेट वो ले रहे हैं उतना अमाउंट उनको फर्म को देना पड़ेगा ना, इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। चलो, तो ये आपका हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। आ रहा है समझ में यहाँ पर, तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभी तक, सारी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई यहाँ पर जो भी हमने की। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनर्स हैं अमन और हर्ष, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, अब वो फर्म डिसॉल्व करने जा रहे हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। तो असेट्स और लाइबिलिटीज को हम ले जाकर मार चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, अब आगे की जो जर्नल एंट्रीज है वो हमें करनी है। चलो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जर्नल। अब एक एक केस देखते जाएंगे। चलो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखते हैं। ए, देयर वॉज फर्नीचर ऑफ 50,000, 50,000 का फर्नीचर था। अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। तो ध्यान से देखो, 50,000 का फर्नीचर था, ठीक है, इसमें से 50% मतलब 50,000 का 50% कितना हो गया, 25,000। तो 25,000 जो था वो कौन ले रहा है, अमन ले रहा है, ठीक है, लेकिन कितने अमाउंट में ले रहा है, 10% डिस्काउंट पे। तो 25,000 का 10% 25,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,500, ठीक है। तो 25,000 माइनस 2,500 ये आपका कितना आ जाएगा, 22,500। तो अमन ये जो 25,000 का असेट है इसको 22,500 में हमसे खरीद रहा है, टेक ओवर कर रहा है। एंड रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। रिमेनिंग फर्नीचर मतलब अगेन बचा हुआ 25,000, ठीक है, तो बचा हुआ जो 25,000 था इसको हम बेच रहे हैं 30% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस प्रॉफिट कर लेते हैं, 25,000 बुक वैल्यू पे ही बोला है, तो 25,000 का 30% कितना हो जाएगा, 7,500। तो 7,500 के प्रॉफिट पे हम बेच रहे हैं इसको। तो टोटल कितने अमाउंट में हम बेच रहे हैं इसको, 25,000 प्लस 7,500 दैट इज 32,500। आ रहा है समझ में। तो अमन से 22,500 लेने हैं,
ठीक है, और 32,500 हमें मार्केट में बेचकर मिल रहा है इस बचे हुए फर्नीचर का। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अमन से कितना लेना है उतने अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 22,500, ठीक है। और मार्केट में बेचकर इस फर्नीचर को, बचे हुए फर्नीचर को, हमें बैंक अकाउंट में कितना पैसा मिलेगा, 32,500, ठीक है। तो 32,500 बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे एंड क्रेडिट क्या करोगे, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर तो मर चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो जाएगा, 22,500 प्लस 32,500, ये आपका हो जाएगा 55,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग फर्नीचर रियलाइज्ड, ठीक है। तो आपने फर्नीचर का पूरा रियलाइजेशन कर लिया, जिसमें से 50% अमन ने लिया और 50% आपने क्या किया, आपने मार्केट में बेच दिया। चलो नेक्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था, मतलब आपकी बैलेंस शीट जो थी उसमें लायबिलिटी साइड पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा, ठीक है। अब जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को मार मार के ले जा रहे थे, तब क्या आप ये पीएनएल अकाउंट को ले गए थे, नहीं, क्यों, क्योंकि तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, ये तो रिजर्व की तरह केक आइटम है। आ रहा है समझ में, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि केक आइटम तो जैसे अभी तक ट्रीटमेंट करते आ रहे थे वही होगा, केक आइटम और कचरा आइटम को पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। तो इसका रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल सेम एंट्री जो अभी तक करते आए थे। क्रेडिट बैलेंस है, मारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था, 15,000, ठीक है। और पार्टनर्स अमन और हर्ष, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो दोनों में इक्वली इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांट देंगे। तो टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, $7,500, टू हर्ष कैपिटल अकाउंट, 7,500, ठीक है। तो बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर्स, ठीक है। तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, दैट इज केक आइटम्स थे, इसको हमने पार्टनर्स में बांटकर खत्म किया, ठीक है। तो ये सेम केस रहेगा जो आपका नॉर्मली रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, जिसमें आप जो सेम ट्रीटमेंट करते थे, बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट यहाँ पर भी होगा। चलो, हर्ष लोन ऑफ ₹6,000 वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 5,500। ध्यान से, अगेन हर्ष पार्टनर है, तो हर्ष का जो लोन है इसको भी हमने उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं मारा होगा, क्यों, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ये तो घर वाले इंसान की लायबिलिटी है, ठीक है। हर्ष तो हमारे घर का ही इंसान है, फर्म का, ठीक है। तो क्योंकि फर्म का पार्टनर है, तो ये लायबिलिटी साइड पे दिख रहा होगा। अब इसको पे ऑफ कर रहे हैं, कितना अमाउंट था लोन का, 6,000, इसको पे ऑफ करके कितना में सेटल कर रहे हैं, 5,500। तो अगेन इस तरह का एडजस्टमेंट हम देख चुके हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, पे ऑफ कर रहे हैं हम लोन, तो लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना, 6,000, लेकिन कितना पे ऑफ कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट से कितना जा रहा है, 5,500 ही जा रहा है। तो आपको 6,000 की लायबिलिटी 5,500 में आप देके खत्म कर रहे हो, तो जो बचा हुआ फायदा है 500 रुपये का, जो आपको फायदा हो रहा है, उसको आप कहाँ पे डालोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग हर्ष लोन सेटल्ड, ठीक है। तो पार्टनर का लोन हमने सेटल कर दिया, समझ में आ रहा है। और जितना कम अमाउंट दिया वो हमारा फायदा था, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। चलो नेक्स्ट डी पार्ट, फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष अ पार्टनर। अब यहाँ पर हर्ष को बेयर करना था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बट फर्म ने उसके बिहाफ पे कर दिया। तो फर्म क्या करेगी, अब
हर्ष से रिकवर करेगी, तो हर्ष का कैपिटल अकाउंट इसलिए क्या कर देगी, डेबिट। तो हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 5000। और क्योंकि फर्म ने पे किया, फर्म का बैंक से पैसा गया, तो टू बैंक अकाउंट 5000। तो यहां पर हम लिख देते हैं बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, ई पॉइंट, देयर वॉज अ बिल ऑफ 1200 अंडर डिस्काउंट, द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, सोहम से आपको पैसे लेने होंगे। सोहम ने क्या बोला कि चलो मैं आपको अभी पैसे नहीं, आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, कितना, 1200 रुपये का अमाउंट, जो मैं आई प्रॉमिस की मैं आपको इतने टाइम में पे कर दूंगा, बट हमें पैसों की ज़रूरत थी। तो वो पेपर का टुकड़ा हम लेकर गए किसके पास, बैंक के पास, और हमने बोला कि बैंक हमें पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है। तो 1200 हमें ज़रूरत है, प्लीज़ आप ये डिस्काउंट कर दीजिए। हमने बैंक से वो अमाउंट डिस्काउंट करवा लिया और हमने बोला कि सोहम आपको ये अमाउंट 2-3 महीने बाद पे कर देगा। आ रहा है समझ में, जो भी उसने अमाउंट प्रॉमिस किया था, जो भी मंथ्स प्रॉमिस किए थे। चलिए अब लेकिन हुआ क्या, सोहम इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। ठीक है, एंड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। फिर क्या हुआ, अब सोहम जो कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, हमको उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ 25% ही रिसीव हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये बिल रिसीवेबल का टुकड़ा है। ठीक है, जो हमें किसने दिया, सोहम ने दिया। हम गए बैंक के पास, हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, और हमने बोला बैंक को कि हे बैंक, ये पैसा सोहम तुम्हें इतने इतने महीने बाद पे कर देगा। लेकिन सोहम ने सिर्फ और सिर्फ इसका 25% ही पे किया। ठीक है, तो हमने 1200 रुपये का बिल डिस्काउंट करवाया था, लेकिन सोहम ने 1200 का 25% करो कितना, 300 रुपये ही बैंक को पे किए। समझ में आया, जब ये बिल मैच्योर हुआ तो सोहम ने सिर्फ 300 ही दे पाया। अब बैंक किसकी कॉलर पकड़ेगा, सोहम तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो बैंक तो हमारी कॉलर आके पकड़ेगा, फर्म की कॉलर आके पकड़ेगा कि आपने 1200 अमाउंट मुझसे लिया था, लेकिन सामने वाली पार्टी ने तो मुझे सिर्फ 300 ही दिया। तो चलो अब रिमेनिंग अमाउंट आप दो हमको। ठीक है, तो 1200 में से 300 ही मिला बैंक को, 900। तो बैंक क्या करेगा, बैंक अब हमारे पैसे काट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट कम होगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा कितना, 900 रुपीज़, क्योंकि 1200 रुपये बैंक को मिलना था, लेकिन उसको सिर्फ 300 ही मिला, तो 900 रुपये वो अब हमसे रिकवर करेगा। अब हमसे रिकवर करेगा तो हमारा नुकसान, तो इसलिए उस नुकसान को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 900 टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीइंग लॉस ड्यू टू डिफॉल्ट ऑन बिल। ठीक है, तो ये हमें लॉस हुआ क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफॉल्ट हुआ है, इसलिए तो ये लॉस हमें भुगतना पड़ा। तो पूरा केस समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पर क्योंकि बैंक को सोहम से पूरा 1200 मिलना था, लेकिन क्योंकि सोहम इंसॉल्वेंट हो गया, वो सिर्फ 300 रुपये दे पाया, तो बैंक ने आके हमारी कॉलर पकड़ी, बोला कि बचा हुआ अमाउंट दो, क्योंकि आप हमसे 1200 रुपये लेके गए थे। ठीक है, तो अब इसलिए क्या करेंगे हम, वो बचा हुआ अमाउंट 900 रुपये जो है वो हम बैंक को दे देंगे। समझ में आ रहा है, तो हमारा खर्चा हमारा नुकसान, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री हो जाएगी। चलो लास्ट, क्रेडिटर्स टू होम द फर्म ओड 6000, 6000 रुपये के क्रेडिटर्स थे। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया स्टॉक 5000 का एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 5000 का स्टॉक था, माइनस 5% कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, तो आपका मतलब टोटल नेट 4750 हो गया। तो 5000 के स्टॉक को उन्होंने एक्सेप्ट किया कितने अमाउंट पे, 4750 पे। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कैश में पे किया। तो 6000 में से अगर 4750 स्टॉक के थ्रू पे किया तो बचा हुआ 1250 कैश में पे करोगे। अब अगेन जब भी लायबिलिटी और असेट आपस में एडजस्ट हो रहे हैं तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे क्या, इग्नोर,
और हम करेंगे किस चीज़ की एंट्री, जब एक्चुअल पेमेंट हो रहा है। तो 1250 रुपये का जो एक्चुअल कैश में पेमेंट हो रहा है हम सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि असेट और लाइबिलिटी का आपसी एडजस्टमेंट, उसका कोई भी रिकॉर्ड हम जर्नल एंट्री नहीं पास करते। तो यहाँ पर अगेन क्या एंट्री हो जाएगी, पेमेंट की एंट्री। तो यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट नहीं करोगे क्योंकि वो मर चुका है रियलाइजेशन में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट कर दोगे। कितना, 1250। ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट आप दे रहे हो, तो बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। समझ में आ रहा है? तो जर्नल एंट्रीज में आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में। ठीक है, और अगर आपको ये क्लियर होगा तो आपको लेजर पोस्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है और कोई भी डाउट हो तो पूछते जाना है। तो ध्यान से देख लो सारी जर्नल एंट्रीज, इनमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आई होप आज हमने जितने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, सॉल्व किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आया है। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।